नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का नया सिलेबस सामाजिक अध्ययन का, और इसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज से अपनी दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट यूनिट अपनी पूरी हो चुकी है। ये सभी टॉपिक अपने कंटिन्यूस कर चुके हैं दोस्तों, और अब अपनी दूसरी यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। पहले हम इनका इतिहास देखेंगे तीनों का, फिर उसके बाद में प्रशासन, और उसके बाद में भारतीय संस्कृति के प्रति इनका योगदान देखेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं मौर्य काल के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्य काल के वे स्रोत कौन कौन से हैं जहाँ से हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इन्हें अपने दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर उन स्रोतों को शामिल करते हैं जो हमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि साहित्यों के रूप में मिलते हैं, और जहाँ पर मौर्य साम्राज्य के विषय में या मौर्यों के विषय में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखें बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के अंदर दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, जातक कथाएँ हैं। तो यहाँ पर जो है मौर्य काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में कल्पसूत्र है। अन्य साहित्य की बात करें तो पुराणों के अंदर मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी, इन सभी के अंदर हमें जो है मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत के विषय में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखे गए अभिलेख, अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, मृदभांड और स्थापत्य कला, यानी जो उन्होंने इमारतें वगैरह बनवाई हैं, तो वहाँ से जो हमें है मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल के स्रोतों में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत हमारे पास में आता है वो है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त ने लिखा था। एक ही नाम है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं। ये मौर्य काल को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो अर्थशास्त्र है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र जो है हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कई बार बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किस पे लिखी हुई है। जैसा धोखा होने की संभावना रहती है, हम गलती कर सकते हैं, नाम है इसका अर्थशास्त्र। सामान्यतः अर्थशास्त्र अपने इकोनॉमिक्स को कहते हैं, तो जनरली हमारा जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है अर्थव्यवस्था से संबंधित था, लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज भी हम इसे पढ़ते हैं। ये जो पुस्तक है वो गद्य और पद्य दोनों में ही महाभारत शैली के अंदर लिखी गई पुस्तक है, यानी गद्यात्मक भी है और पद्यात्मक भी है। चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का मैकियावली किसे कहते हैं। तो जिस तरह से मैकियावली ने भूमिका निभाई थी प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर, उसी प्रकार से चाणक्य ने भी निभाई थी दोस्तों। फिर इसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट स्रोत आता है वो है इंडिका, चीनी यात्री मेगास्थनीज का है। और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था, और ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। अगर आप बात करें वर्तमान में आप इंडिका को पढ़ सकते हैं या नहीं, तो वर्तमान में इसकी कोई मूल प्रति आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको ये किताब मिलने वाली नहीं है। इसके उद्धरण यानी इसमें से लाइनें जो उठाई गई हैं वो आपको बहुत सारे विदेशी लेखकों की किताबों में मिल जाएगी, जैसे कि एरियन है, प्लूटार्क है, प्लिनी है, जस्टिन है। इनकी किताबों से हमें उल्लेख प्राप्त होता है, उसी से जोड़ जोड़ करके हम इंडिका की कल्पना करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, मेगास्थनीज जो है उसने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स। यहाँ जो प्रश्न बनता है वो है सेंड्रोकोट्स किसे कहा गया है? तो सेंड्रोकोट्स जो है चंद्रगुप्त को कहा गया है, और कहने वाले कौन है? मेगास्थनीज। तो आपसे पूछा जाए मेगास्थनीज ने सेंड्रोकोट्स किसे कहा है, तो चंद्रगुप्त को कहा है दोस्तों। अब यहाँ जो अच्छा प्रश्न बन जाता है वो ये है कि इंडिका के अनुसार, इंडिका में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार भारतीय समाज कैसा था, भारतीय राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो जानकारी भी हमें प्राप्त होती है।
तो अगर हम बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में जो लोग थे वो संपन्न लोग थे, चोरी नहीं हुआ करते थे और इसीलिए घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किस शासनकाल के लिए कहा जाता है, मेगास्थनीज किस शासनकाल के लिए कहा है कि लोग घरों में ताले नहीं लगाया करते थे। तो मेगास्थनीज ने कहा है इंडिका में चोरी नहीं होती थी, यानी कि अपराध नहीं होते थे, अपराध बहुत ही कम हुआ करते थे। अपराध कम थे तो न्यायालय का प्रयोग भी नहीं हुआ करता था। भारतीय लोग ब्याज भी नहीं लिया करते थे। जो अपने इंटरेस्ट पैसे पे लिया करते हैं वो इंटरेस्ट ये लोग नहीं लिया करते थे। बहुविवाह होता था, यानी एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा पत्नियां हो सकती थी, जिसे बहुविवाह के नाम से जानते हैं। ये केवल धनी लोगों में ही प्रचलित हुआ करता था, सामान्य लोगों में नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन का कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। भारतीय समाज की ही बात करें तो जाति जो है समाज का मूलाधार थी, यानी जाति व्यवस्था यहाँ पर अपने देख सकते हैं, वही समाज का मूलाधार भी था। जाति व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य हुआ करता था। हालांकि जो दास प्रथा है उसका उल्लेख नहीं था। तो देखिएगा, दास प्रथा का प्रचलन के प्रमाण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था के जो प्रमाण हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ थे, लिखना की जो कला है वो नहीं आती थी, ऐसा इंडिका से पता चलता है। इंडिका के अनुसार अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसान उस समय धनी हुआ करते थे, अकाल नहीं पड़ता था। अब किसान धनी थे तो मतलब कृषि ही क्या था, उस समय का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था, यानी पिता जो व्यवसाय कर रहा है वही आगे की संतानें किया करती थी। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का भी उल्लेख किया है। किस प्रकार की रही होगी अपने तो केवल कल्पना कर सकते हैं, ऐसी चींटियाँ जो सोना खोदती होंगी। भारतीय घोड़े और एक विशेष प्रकार के सींग वाले घोड़े का भी उल्लेख इसमें किया गया है, जिसका नाम काटजन हुआ करता था। तो काटजन क्या है, एक विशेष प्रकार का एक घोड़ा है जिसके सींग हुआ करता था। इसमें एक नदी का भी उल्लेख किया गया है जिससे सोना निकलता था, यानी यहाँ पर सोने का कोई प्रमुख स्रोत रहा होगा। धार्मिक स्थिति की अगर बात करें तो ब्राह्मण धर्म के समय प्रधानता हुआ करते थे और लोग पुनर्जन्म जो है उसमें विश्वास किया करते थे। यहाँ जो पूजा हुआ करती थी हेराक्लिस और डायोनिसस की हुआ करती थी। हेराक्लिस श्री कृष्ण के लिए काम में ले सकते हैं और डायोनिसिस जो है अपने शिव के लिए काम में ले सकते हैं। राजनीतिक दशा की बात करें तो राजा जो था वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। राज्य की अंगरक्षक स्त्रियां भी हुआ करती थी। अपराध कम होते थे, पढ़ चुके हैं। दंड विधान कठोर हुआ करता था। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। शासकीय संपत्ति जैसे सार्वजनिक संपत्ति आज के समय में नुकसान पहुंचा दिया जाता है हड़ताल आदि के अंदर, अगर उस समय वैसा होता तो मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान हुआ करता था। राजा न्यायप्रिय हुआ करते थे, राज्य शांत और सुखी हुआ करते थे। अब हम बात करें मौर्यकालीन जो हमारे प्रमुख राजा रहे। सबसे पहले हम देखें कि मौर्य जो शब्द है यानी मौर्य शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे इनके विचार आए थे। तो अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो मौर्य वंश किससे संबंधित था, शूद्र था। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों को देखें तो मौर्य क्या हुआ करते थे, शूद्र हुआ करते थे। कथा सरित सागर व्रत कथा मंजरी में भी मौर्यों को क्या माना गया है, शूद्र माना गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं वो इनको क्षत्रिय मानते हैं। यूरोपीय साहित्य जो है वो इन्हें सामान्य कुल का मानता है, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो इसको क्षत्रिय कुल का ही मानते हैं, अधिकतर विद्वानों की बात करें तो। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके प्रमुख शासकों के विषय में। सबसे पहले मौर्यकालीन राजा के विषय में हम बात करें तो वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का इनका समय माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने घनानंद की हत्या की और घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सबसे पहले हम बात करें मौर्य वंश की स्थापना किसने की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है
किसको हरा करके की, किसकी हत्या करके? घनानंद जो था उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। यूनानी शासक सेल्यूकस ने निकेटर से युद्ध हुआ और उसे पराजित किया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज जो था उसको अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अभी हमने उसको पढ़ा भी था, इंडिका लिखी थी उसने। थोड़ी बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध के विषय में। तो सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में सेल्यूकस जो है वो बेबीलोन का राजा बनता है। सेल्यूकस सिंधु नदी को पार करके आता है और चंद्रगुप्त पर आक्रमण करता है, लेकिन इसमें सेल्यूकस की हार हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है उसके बाद में अगला शासक आता है सेल्यूकस। सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करता है, सिंधु नदी को पार करता है, उसका सामना चंद्रगुप्त से होता है, लेकिन इसमें सेल्यूकस की हार हो जाती है। दोस्तों, 303 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संधि होती है। संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस संधि में होता क्या है, सेल्यूकस जो है हारा हुआ था तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करता है। एक प्रकार से एक इंटरनेशनल मैरिज यहाँ पर देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस को देता है। देखिएगा सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को प्रेजेंट के रूप में दी। सेल्यूकस ने जब अपनी पुत्री की शादी की तो उसको दहेज भी देना था, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य जो हैं दहेज के रूप में दिए। नंबर 1 आता है एरिया, जिसे हेरात कहते हैं, अराकोसिया जिसे कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे मकरान तट कहते हैं, और जो बलूचिस्तान से संबंध रखता है पेरी पेमिसदाई यानी कि काबुल। ये 4 जो राज्य हैं वो सेल्यूकस चंद्रगुप्त को उपहार में देता है, दहेज में देता है। अगर हम बात करें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तो इसके अनुसार चंद्रगुप्त के पश्चिमी भारत विजय का पता चलता है। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति हुई है। अगर आपसे पूछा जाए भी चंद्रगुप्त के पश्चिमी भारत की विजय का पता हमें कहाँ से चलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी से चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति होती है। यूरोपीय लेखकों की बात करें तो इन्होंने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एंड्रोकोट्स किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त को कहा गया है। कौन है कहने वाला? यूरोपीय लेखक विशेषतः। चंद्रगुप्त मौर्य के समय और क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में बंट गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके जीवन का अंतिम समय कैसे बीता, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में भद्रबाहु की शरण ली और भद्रबाहु के साथ वो श्रवण बेलगोला चले गए, जहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब हमने जैन धर्म पढ़ा था तो संलेखना पद्धति के विषय में बात की थी। इसमें व्यक्ति जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे उसके प्राण त्याग दिए जाते हैं। दोस्तों, फिर हम अगले शासक की बात करें तो अगले मुख्य शासक वे मौर्यकालीन वो थे बिंदुसार, और इनका समय है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक का। बिंदुसार कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त के ही पुत्र हुआ करते थे। यूनानियों ने इसे अमित्र घात कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि अमित्र घात किस शासक को कहा गया है, तो बिंदुसार को कहा गया है। याद रखिएगा अच्छे से। इनके अन्य नामों की बात करें तो अमित्रोकेट्स, अलिट्रोकेट्स, बड़ासर और सिंहसेन, ये इनके मुख्य नाम आते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? बिंदुसार के हैं। दोस्तों, सीरिया के शासक एंटियोकस ने सीरिया का एक शासक था एंटियोकस, उससे बिंदुसार ने मीठी मदिरा यानी शराब, सूखे हुए अंजीर, दार्शनिक भेजने की मांग की। एंटियोकस ने मदिरा और अंजीर तो भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने की परंपरा कहते यहाँ नहीं है, इसलिए उनको भेजने से मना कर दिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायनमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत को जरूर नियुक्त किया था। दोस्तों, तो एंटियोकस से क्या क्या मांगा गया ये क्वेश्चन आ जाता है। मीठी शराब, सूखे अंजीर, दार्शनिक, लेकिन दार्शनिक को छोड़ करके बाकी दोनों चीज़ें भेज दी जाती हैं। एंटियोकस का कौन सा राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में रहा, तो वो था डायमेकस। बिंदुसार किस समुदाय का या धर्म का अनुयायी था, तो वो आजीवक धर्म का अनुयायी हुआ करता था।
तो उसमें इतना ही था। अब एक महत्वपूर्ण शासक जो उनके सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं अशोक, सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं। अशोक जो है वो बिंदुसार का ही पुत्र था। इनकी माता शुभ्रांगी, अन्य नाम इनका धर्मा भी मिलता है। इनकी पत्नी की बात करें तो महादेवी या देवी का नाम आता है, जो विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री हुआ करती थी। ये इनकी पहली पत्नी थी और इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने भारत से बाहर भी भेजा था। अन्य पत्नियों की बात करें तो असंघमित्रा है या असंधिमित्रा, ये अशोक की पटरानी हुआ करती थी, खास रानी हुआ करती थी। कारुवाकी का भी नाम आता है, जो तीवर की माँ थी। इसके अलावा दोस्तों तिस्र का नाम भी आता है, जिसने बौद्ध वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। एक पद्मावती जो कुणाल की माँ थी। ये 4 अन्य पत्नियां थी। एक पहले से हमने देवी या महादेवी की बात की, जो कि मुख्य पत्नी थी। इसके अलावा 4 पत्नियां और भी थी। बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो अशोक के 2 पुत्र महेंद्र और कुणाल तथा पुत्री संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यानी 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अशोक के राज्याभिषेक की बात करें किस समय हुआ, कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। तो बिंदुसार जो था उसने मरते समय सुसीम को राजा घोषित किया था, लेकिन ये बात अशोक को स्वीकार नहीं थी। अपने मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक जो है शासक बनता है। अगर हम दीपवंश और महावंश की माने तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और 99 भाइयों को मारने के बाद में शासन प्राप्त किया था दोस्तों। तो बिंदुसार ने किसे राजा घोषित किया था, सुसीम को, और राधागुप्त की सहायता से ये शासक बने थे। दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। 99 भाइयों की हत्या वाला कंसेप्ट हमें कहाँ मिलता है, दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ से प्राप्त होता है। जब हम ये कहते हैं कि राज्यारोहण इनका हुआ, तो राज्यारोहण से पहले ये कहाँ के शासक हुआ करते थे, उज्जैन और तक्षशिला के प्रांतीय शासक हुआ करते थे। अशोक की विजय यात्रा की बात करें, कहाँ कहाँ से उन्होंने शासन किया, तो केवल, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल, पुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, इन सबको छोड़कर अशोक का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में था। ऐसी जानकारी हमें दूसरे शिलालेख से प्राप्त होती है। तो केवल अपने चोलों को छोड़ दें, पांड्यों को छोड़ दें, सत्यपुत्र को छोड़ दें और ताम्रपर्णी को छोड़ दें, तो इसके अलावा जो सारा भारत था वो इसी के अंडर में हुआ करता था। दूसरे शिलालेख से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम से पूछा जाए कि अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था, तो तिस है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट वैसे के वैसे ही डाल दिया है। अशोक के 5 यवन राजाओं से बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें से एंटियोकस का नाम आता है, अभी हमने बात की थी, सीरिया के विषय में था। तुर्मई मिस्र का है, एनिकनी मैसिडोनियस का था, और मक्सास या मेगालस साइरिन का, और अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर एपिरिस। तो इन 5 राजाओं से जो यवन शासक हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी, जो इनके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है दोस्तों। 13वें शिलालेख से हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों। कलिंग पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय वहाँ का राजा नंदराज था। ये जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी बसाए थे। इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। तो हमें याद क्या रखना है, 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये कलिंग वाली जानकारी हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है दोस्तों। कलिंग पर जब आक्रमण हुआ तो वहाँ शासक नंदराज था। ये जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन कौन से नगर बसाए, तो श्रीनगर और देवपत्तन नगर इन्हीं के हैं। अशोक के राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सभी शामिल थे। बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। कलिंग युद्ध जब हुआ तो उसमें बहुत सारा नरसंहार उसने देखा। तो उस नरसंहार को देख करके अशोक का मन जो है वो विचलित हो जाता है और अस्त्र शस्त्र का त्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है दोस्तों। शासन देश को, जो उसके शासन के आदेश हुआ करते थे, उनको शिलालेखों पर लिखवाने वाला पहला शासक भारत का अगर कोई था तो वो अशोक हुआ करता था। यानी जो भी शासन के समय आदेश निकलते थे, ये नहीं करना वो नहीं करना, उसको शिलालेखों पर लिखवा देता था।
और शिलालेखों पर लिखवाने वाला अगर कोई प्रथम शासक था तो वो अशोक ही हुआ करता था। अशोक के धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो अशोक पहले तो ब्राह्मण मतानुयायी था, यानी ब्राह्मण मत को मानता था। दिव्यावदान की अगर माने तो उपगुप्त जो था उसने दीक्षित किया था बौद्ध धर्म के अंदर अशोक को। अशोक ने देखिएगा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों की यात्रा की और उनकी पूजा भी की। अशोक के यात्रा क्रम की बात करें तो कुशीनगर से फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। अपनी इसी धार्मिक यात्रा के दौरान लुम्बिनी में बलि जो एक धार्मिक कर हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया और साथ ही साथ भूमि कर जो था उसको घटा करके 1/8 भाग कर दिया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म किसके कहने पर या किसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हुए, तो वे व्यक्ति थे उपगुप्त। पहले कौन से मत को मानते थे? ब्राह्मण को। और इन्होंने यात्रा की कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। इसी दौरान इन्होंने एक तो बलि टैक्स को माफ़ कर दिया और एक भूमि कर को भी कम कर दिया था दोस्तों। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति माने जाते थे। सहिष्णुता का मतलब हम मानते हैं सभी धर्मों का सम्मान करना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अशोक ने धर्म नहीं धम्म की स्थापना की थी। ये धम्म क्या है? तो धम्म बिल्कुल एक शब्द ही है जिसका अर्थ धर्म ही होता है। पाली भाषा में धर्म को ही धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुल वादसुत से ली गई है दोस्तों। स्वनियंत्रण है, अपने आप पे नियंत्रण ही इनकी धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। अशोक के अलावा शालिशुक वो व्यक्ति था जिसने धम्म का अनुसरण किया था। अगर हम धम्म की व्याख्या की बात करें तो अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख से हमें धम्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें साधुता, बहुत अच्छे से कल्याणकारी कार्य करने, पाप रहित कार्य करने, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहारों में दया रखना, दान, शुचिता, जीव हिंसा न करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, सभी के प्रति उचित व्यवहार करना, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? धम्म की शिक्षाएं हैं दोस्तों। धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने किस किस को भेजा, कहाँ कहाँ भेजा? तो महेंद्र व संघमित्रा को, जो इनके बेटे बेटी थे, श्रीलंका भेजा। मध्यांतिक को कश्मीर और कंधार भेजा। महारक्षित को यूनान, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा और महादेव को मैसूर भेजा था दोस्तों। देखिएगा अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, उपगुप्त के द्वारा करवाया गया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो वो बौद्ध था, लेकिन उसका जो धम्म है, जिस धम्म की बात अशोक करता है, ये बौद्ध धर्म से थोड़ा भिन्न था, क्योंकि ये 4 आर्य सत्य जो है, सत्य, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण, इनमें विश्वास नहीं करता था। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, निर्वाण है, इनमें उसका विश्वास नहीं था। तो इसलिए धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से अलग हुआ करता था। बौद्ध धर्म को ही अपने धम्म नहीं कह सकते। अशोक ने अपने धम्म के अंदर इन बातों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, इसलिए अशोक का जो धम्म है वो एक मानव धर्म है, नहीं कि बौद्ध धर्म। अभी धम्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देखी थी, वो तो मानवता का संदेश देती है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म से ये बिल्कुल क्या था, अलग ही हुआ करता था। अब हम बात करें अशोक के उत्तराधिकारी की, तो कुणाल हुआ इनके बाद में, अन्य नाम जिसका धर्म विवर्धन, सुयश, इंद्रपालित भी आता है। वायु पुराण के अनुसार इनका पुत्र बंधुपालित राजा बना था। मत्स्य पुराण के अनुसार इसके बाद में दशरथ राजा बना था, लेकिन हम ये मानते हैं कि बंधुपालित दशरथ का ही एक नाम हुआ करता था। इसके बाद में देखिएगा संप्रति या संपत्ति की बात करें तो अशोक के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक हम इसी को मानते हैं। ये जो संप्रति है वो जैन मतावलंबी हुआ करता था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इसने भी संलेखना पद्धति से अपने देह का त्याग किया था। शालिशक या शालिशुक की बात करें तो इसके समय यवनों ने एंटियोकस के नेतृत्व में हमला किया था। देववर्मा या भद्रथ अंतिम शासक माना जाता है मौर्य वंश का। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जो इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। तो मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की बात करें, उसका पतन क्यों हो गया? तो अशोक की शांति प्रिय और अहिंसा की जो नीति थी, जिसके कारण जो शासक के प्रति भय होना चाहिए वो समाप्त हो गया। अशोक की धार्मिक नीतियाँ थी जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं आई ब्राह्मणों की। मौर्य साम्राज्य का अत्यधिक केंद्रीकृत होना, केंद्र में ही था, उसमें बाकी किसी
स्टेट या उनकी कोई प्रधानता नहीं हुआ करती थी और उसके जो अधिकारी थे वो भी प्रशिक्षित नहीं थे। और अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए उनमें से अधिकतर अयोग्य थे और निर्बल थे दोस्तों। इनमें राष्ट्रीय चेतना का भी अभाव रहा। प्रांतीय शासकों के जो अत्याचार हुए और करों की अधिकता हुई उसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्यों के अत्याचारों और विदेशी विचारों के विरुद्ध ही पुष्यमित्र शुंग ने एक आंदोलन खड़ा किया था राज्य के अंदर, और उसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपने अगले टॉपिक को देखेंगे, गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। मुझे उम्मीद है क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, निरंतर आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पूरा सिलेबस आप करने वाले हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, पहले भी हमने किया है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर जरूर करना। आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं मिलेंगे, और हाँ, पूरा सिलेबस केवल यहीं पर आपको करवाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।